हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी नीट चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, कितने टाइप के यहाँ पे बोल सकते हैं बेसिक कैटेगरी है इकोसिस्टम की, उसके बारे में पढ़ा। साथ में हमने देखा कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसे हैं, किस तरीके से इकोसिस्टम फंक्शन इन यूनिट कहलाता है हमारी इकोलॉजी का। ठीक है, साथ में हमने ये भी देखा कि पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लिया, किस तरीके से पॉन्ड खुद ही अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर लेता है और ये एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाता है। फिर हमने पढ़ा प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, पूरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे बायोस्फीयर में कितना है, साथ में हमारे ओशन से कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल या लैंड से कितना इकोसिस्टम के द्वारा यहाँ पे एनपीपी आ रहा है एनुअली, उसको भी पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है डिकम्पोजिशन। नाम से ही लग रहा है किसी चीज़ को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, यू मे हैव हेard ऑफ द अर्थवॉर्म बीइंग रिफर्स टू द फार्मर्स फ्रेंड। आपने सुना होगा कि जो अर्थवॉर्म है ये क्या है, फार्मर का दोस्त है। ठीक है, कैसे दोस्त है, देखिए कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, जो किसान हैं उनके दोस्त कौन है, अर्थवॉर्म है। अब देखिए इनका रीजन दिया गया है, दिस इज बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज द लूजनिंग द सॉइल। ठीक है, अर्थवॉर्म को फार्मर का दोस्त इसलिए कहा जाता है, पहला कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको छोटे छोटे टुकड़े में क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ता है मीन्स बड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा। ठीक है, फ्रैगमेंट बना देगा उनका। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं। मीन्स सॉइल के अंदर मान लीजिए सॉइल है तो अर्थवॉर्म यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए। इससे क्या होगा, जो सॉइल होगा धीरे धीरे लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से जब सॉइल लूज हो जाएगा उसमें आराम से ऑक्सीजन जा सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कारणों की वजह से हमारा जो अर्थवॉर्म है वो क्या है, फार्मर का दोस्त है। आगे देखते हैं, सिमिलरली डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट इन द प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस की, तो जो डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर कौन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। ये जो डिकम्पोजर होते हैं ये क्या करते हैं, जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ा जा रहा है इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी एक ये पत्ती है इस तरीके से। ठीक है, ये पूरी पत्ती है, कलर कर दी हूँ मैं। अब क्या हुआ, इस पत्ती ने खाना बनाया। खाना कैसे बनाया, सनलाइट के प्रेजेंस से, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस से उसने क्या किया, इस लीफ ने क्या किया, सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट कर दिया किस में, केमिकल एनर्जी में, खाना बना। जैसे इसका इक्वेशन में लिखती हूँ मैं साथ में, CO2 प्लस वाटर, यहाँ पे क्या पढ़ा, सनलाइट। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दे रही हूँ सनलाइट, साथ में यहाँ पे क्लोरोफिल है, और क्या बन गया इक्वेशन में, C6H12O6 बन गया, प्लस एनर्जी प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नॉर्मली क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं नॉर्मली, एक नॉर्मल फोटोसिंथेसिस मैं कर रही हूँ इस तरीके से, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पत्ती है, ग्रीन हरी पत्ती है, ये क्या कर रही है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, वो क्या कर रही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसने उसका क्या किया, इस्तेमाल किया है। ठीक है, जहाँ पे सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल की मदद से क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वाटर बोल सकते हैं, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, और साथ में एनर्जी बन के निकल गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बन गया। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कौन है यहाँ पे, ग्लूकोज, हमारा जो स्टार्च होगा ये ग्लूकोज होगा। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो पत्ती है जमीन पे गिर गई, इस तरीके से जमीन पे गिर के एकदम सूख गई। ठीक है, इस तरीके से एकदम सूख चुकी है पत्ती ये। ठीक है, ये जो पत्ती है अब ये जमीन पे गिर गई है, सूख चुकी है। अब इसमें तो ऑर्गेनिक मैटर होगा ही। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाएगा, इस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है,
ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, खाना बन के स्टोर हो चुका है इस पत्ती में, किसी कारणवश क्या हुआ, ये पत्ती झड़ गई, सूख गई, ठीक है, या टूट गई किसी भी कारण। अब क्या होगा, जो इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर उनको कन्वर्ट किया जाएगा सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में किसकी मदद से, यहाँ पे मदद किसकी ली जाएगी, डीकम्पोजर, ठीक है। कौन है ये, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में कौन हो गए, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये क्या है, डीकम्पोजर है, ठीक। इनकी मदद से क्या किया जा रहा है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, जो इस पत्ती सूख चुकी है, इसके अंदर अभी भी क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, अब उसको क्या किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसे कन्वर्ट किया जा रहा है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, किसकी मदद से, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिकम्पोजर की मदद से, दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन कंबशन कराते हैं ऑब्वियसली, तो क्या निकलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस ATP इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो हमारी हरी हरी पत्ती है वो क्या कर रही है, सोलर रेडिएशन की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से क्या कर रहा है, जो इनऑर्गेनिक सब्सट्यूएंट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, कि इनऑर्गेनिक सब्सट्यूएंट है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट की मदद से। यहाँ पे प्लांट क्या कर रहे हैं, हरी भरी जो पत्तियां हैं, जो हरे भरे प्लांट के पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन निकलेगा एज इंटरमीडिएट। अगर बात करते हैं एनर्जी भी बनेगी, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बना, लेकिन किसी कारणवश जो हरी पत्ती है जमीन पे गिर गई, डेथ हो गई, ठीक है, ये डेड पार्ट हो गया। अभी जो डेड पार्ट हो गया, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो पत्ती है हमारी वो पीली पड़ गई, ठीक है, क्लोरोफिल खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो पहले से बना था, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पहले से ही बन के स्टोर है इस पत्ती के अंदर, अब उसको क्या किया जा रहा है, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। किसकी मदद से किया जा रहा है, डीकम्पोजर की मदद से। और डीकम्पोजर कौन है यहाँ पे, फंजाई है एंड बैक्टीरिया, ठीक है। इसके लिए जो इक्वेशन होगा कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो स्टोर है हमारी सूखी हुई पत्ती के अंदर, वो क्या है, ग्लूकोज प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन देंगे, कंबशन कराएंगे, देन आपको क्या निकलेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर एंड ATP इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ा जा रहा है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। ये कौन करता है, हमारे डीकम्पोजर करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे dead plant remains such as leaf, bark, flower and dead remain of the animal including fecal matter constitute the detritus which is the raw material for decomposition। देखिए रॉ मटेरियल कौन है डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन शुरू किससे होता है, डेट्रस से। डेट्रस क्या है, जो वेस्टफुल चीज़ें हैं, चाहे प्लांट की हो गई, चाहे ह्यूमन का हो गया, चाहे किसी एनिमल का, जो खराब चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो डेड प्लांट के मैटर हैं, ठीक है, जो डेड प्लांट है जिसके कुछ बचे हुए पार्ट हैं, जैसे कि सूखी हुई पत्तियाँ हो गया या बार्क हो गया, ठीक है, ऊपर वाला जो ट्रंक के ऊपर वाला जो बार्क होता है उसके बारे में बात हो रही है, फ्लावर हो गया, इवन जो डेड रिमेन होते हैं किसके, एनिमल्स के, इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ठीक है, उनकी पॉटी भी इस क्या कंस्टिट्यूट करती है, डेट्रस को, जो कि रॉ मटेरियल है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, डेट्रस है। जो वेस्टफुल चीज़ें हैं, चाहे प्लांट की हो गया, एनिमल का हो गया, ह्यूमन का हो गया, कोई भी वेस्टफुल चीज़ है वो क्या होगी, आगे चलकर डेट्रस में कन्वर्ट होगी, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। प्लास्टिक भी हमारे लिए वेस्टफुल चीज़ें हैं, क्या आगे वो डेट्रस साइकिल में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन जो मैं अगर आलू का छिलका है या मैंने जो भी सब्जी है, ठीक है, वेजिटेबल के जो छिलके हैं वो क्या है, आगे जा सकते हैं डेट्रस साइकिल में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी वेस्टफुल चीज़ें हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए हमें डिकम्पोजिशन कराना पड़ता है ताकि वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाए और एज ए वो डेट्रस की तरह काम करते हैं, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट स्टेप in the process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, unification and mineralization, ठीक है। 5 ऐसे स्टेप हैं डिकम्पोजिशन के लिए। पहला फ्रेगमेंटेशन, बड़ा सा कोई होगा, ठीक है, बोल सकते हैं बड़ा सा बायोमास या बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट है, उसको छोटे छोटे बोल सकते हैं बायोमास में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसका कंपोजिशन नहीं चेंज किया गया, इसका बस फिजिकल अपीयरेंस को बदला गया है, ठीक है।
देन क्या होगा, लीचिंग होगा। जो कुछ भी सॉल्युबल चीज़ें हैं, जो बोल सकते हैं, जो कुछ साल्ट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे सॉइल में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हार्ड है, जो नहीं जा सकती हैं, इनसॉल्युबल हैं, उनका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म किसके थ्रू होगा, डिफरेंट टाइप के एंजाइम हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, जिनमें केमिकली तोड़ा जाएगा, केमिकली तोड़ा जाएगा। देन क्या बनेगा, ह्यूमस जैसा, ह्यूमिनिफिकेशन किया जाएगा। ह्यूमस ब्लैक कलर का बोल सकते हैं कि एक छोटा सा एमॉर्फस कोलाइडल सब्सटेंस बनेगा, जिससे ह्यूमिक एसिड निकलेगा, और साथ में वो क्या है, वो रिजर्वियर है किसका, न्यूट्रिएंट का, ठीक है। जब मिनरल की जरूरत पड़ेगी, उसी को तोड़ तोड़ के उसी को क्या किया जाएगा, उसी से मिनरल निकाला जाएगा। तो यहाँ पे 5 स्टेप है। पहला फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, ह्यूमिनिफिकेशन हो गया, लास्टली हमारा मिनरलाइजेशन हो गया। तो याद रखिएगा, पहला क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग, तीसरा है कैटाबॉलिज्म, फोर्थ है ह्यूमिनिफिकेशन, फिफ्थ है मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए फरारी ला कार हम मिलने चले, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फरारी ला कार हम मिलने चले, किसी से मिलना है आपको, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, फरारी ला कार हम मिलने चले, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, अर्थवर्म होते हैं। ब्रेक डाउन द डेट्रस इनटू द स्मॉल पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या है, डेट्रीवोर्स होते हैं। वो क्या कहते हैं, जो डेट्रस है, जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं, ठीक है। फिजिकली तोड़ते हैं, केमिकली नहीं, फिजिकली तोड़ते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे डेट्रीवोर्स है, जो अर्थवर्म है, वो क्या करते हैं, वो तोड़ते हैं, जो डेट्रस है उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज का क्या हो रहा है, टुकड़ा किया जा रहा है, फ्रेगमेंट किया जा रहा है, ठीक है। कोई बड़ी सी चीज है, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे उसके टुकड़ों में डिवाइड किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। कौन करता है, हमारा अर्थवर्म कर रहा है, वो क्या है, डेट्रीवोर्स है। By the process of leaching, the water soluble inorganic nutrient goes down into the soil origin and get precipitated as unavailable salt, ठीक है। जब क्या होता है लीचिंग, लीचिंग के टाइम क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो कुछ ऐसे भी पार्टिकल होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे भी सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होंगे जो सॉइल के अंदर जाके अपने आप को क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर लेंगे, ठीक है, वो गायब हो जाएंगे। फिर क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा। बैक्टीरियल एंड फंजल enzyme degrade the detritus into the simple inorganic substance, this process is called catabolism, ठीक है। जो बैक्टीरिया हो गया, जो फंगल एंजाइम हो गया फंगस के, वो क्या करते हैं, डेट्रस को केमिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकली कट 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 कट, कैटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, केमिकली उनको तोड़ते हैं। मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमारे ऑर्गेनिक मैटर के, अब उनको तोड़ा जा रहा है, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ समझाती हूँ, ये देखिए हमारी ये लीफ है, फॉर एग्जांपल ये लीफ ही है, ठीक है, ये टूट गई, ठीक है, ब्रांच से टूट गई, सूख गई, सब कुछ इसमें हो गया है इस लीफ के अंदर। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये सूख चुकी है पूरी तरीके से। अब इसका क्या कराना है, डिकम्पोजिशन कराना है। तो डिकम्पोजिशन कराने के लिए क्या ज़रूरत है, पहले तो कोई आए इस बड़ी सी लीफ को क्या करे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे। छोटे छोटे टुकड़े का मतलब कि यहाँ पे पहला क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बन गए, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े किसके बन गए, इस लीफ के, सूखी हुई लीफ है ये। मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेड लीफ, ठीक है, ये क्या है, डेड लीफ है, ठीक है। ये लीफ मर चुकी है और ये कैसे काम कर रही है, एज अ डेट्रस, ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इनका क्या हुआ, पहला फ्रैगमेंटेशन हुआ। फ्रैगमेंटेशन कौन कर रहा है, हमारा अर्थवर्म, ठीक है, कौन कर रहा है, हमारा अर्थवर्म करेगा। छोटे छोटे फ्रैगमेंट में इनको डिवाइड, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट है, ठीक है, कुछ फ्रैगमेंट में इनको क्या हुआ, डिवाइड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होंगे। ये कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट, जो क्या होंगी, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट इनटू द सॉइल, ठीक है। सॉइल के अंदर ये जाके अंदर से बोल सकते सूख जाएंगे, ठीक है। देन बचा हुआ जो पार्ट है, ये जो बड़ा सा ये जो पार्टिकल है, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, इनका क्या होगा, इनका होगा ब्रेक डाउन। किसके थ्रू ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन थ्रू किसके होगा, ये हम बोल सकते हैं फंगस या फिर
बैक्टीरिया की मदद से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से बदल जाएंगे किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, तो जो पहला स्टेप था वो क्या था, फ्रेगमेंटेशन था। ओके, किसकी वजह से हुआ, अर्थवॉर्म की वजह से। वो एक बड़ी सी बोल सकते हैं सूखी पत्ती प्लांट से झड़ गई, अब वो एज अ डेट्रस काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे एज अ डेट्रस काम कर रही है ये। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए पहले अर्थवॉर्म जी आएंगे, क्या करेंगे, फिजिकली इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। याद रखिएगा इस पत्ती के पास ना भर भर के ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, भर भर के क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, इसी ऑर्गेनिक मैटर को बस कन्वर्ट करना है इनऑर्गेनिक मैटर में। इसीलिए सारा खेला हो रहा है कि जो ये पत्ती है इसके अंदर भर भर के क्या ऑर्गेनिक मैटर है, इसको क्या करना है, इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना है एंड देन दोबारा से सॉइल को दे देना है। फिर दोबारा से प्लांट क्या करेगा, सॉइल से इनऑर्गेनिक मैटर को लेगा, फिर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो डेड लीफ है एज अ डेट्रस काम कर रहा है डिकम्पोजिशन में। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंट का मतलब कि हम बोल सकते हैं बड़ा सा लीफ है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लिए गए हैं। ठीक है, फिजिकली तोड़ा गया है, कोई केमिकल नहीं तोड़ा गया है, केमिकली अर्थवॉर्म तोड़ा है। दूसरा स्टेप क्या होगा यहाँ पे, हम दूसरा स्टेप को बोलते हैं लीचिंग। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे, लीचिंग हो रहा है। लीचिंग में क्या होगा कि जो इनऑर्गेनिक साल्ट है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, वो अंदर की तरफ चले जाएंगे सॉइल के। ठीक है, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो सॉइल के ऊपर ही रह जाएगा। जो सॉल्युबल नहीं है, जो सॉइल के अंदर नहीं जा सकता, वो तो ऊपर ही रह जाएगा। तो अब उसका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। उसका क्या होगा यहाँ पे, उसका होगा यहाँ पे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, जो बचा हुआ यहाँ पे पार्ट है, ठीक है, डेट्रस का, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है किसके थ्रू, फंगस या बैक्टीरिया के थ्रू, ताकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ दिया जाए सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। तो यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला फ्रेगमेंटेशन हुआ, दूसरा लीचिंग हो गया है, थर्ड क्या है हमारा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये तीनों स्टेप एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन आज हुआ तो 2 दिन बाद यहाँ पे क्या होगा, लीचिंग होगा, 10 दिन बाद यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तीनों लगातार चलेंगे। ठीक है, एक तरफ फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, खटखट 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 छोटे छोटे फ्रेगमेंट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे लीफ का पार्ट। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होगा, जो सॉल्युबल होंगे इनऑर्गेनिक साल्ट वो क्या होंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे और बचा हुआ जो पार्ट होगा वहाँ पे तुरंत के तुरंत फंगस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे और तुरंत के तुरंत कैटाबॉलिज्म कर करके जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, आगे देखते हैं। It is important to note that all the above step in the decomposition operates simultaneously on the detritus। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये तीनों स्टेप हैं, कौन तीनों स्टेप याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन थ्रू डेट्रियोर्स दैट इज अर्थवॉर्म। ठीक है, दूसरा क्या है, लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा, जो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होगा वो जमीन के अंदर चला जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा अब उसका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। कौन कर रहा है यहाँ पे, एंजाइम आएंगे, फंजाई आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वो क्या कर रहा है, उस डेट्रस को तोड़ तोड़ के अपने तरीके से उसको तोड़ तोड़ के क्या कर रहा है, उसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को निकाल रहा है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो ये तीनों स्टेप फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म, ये तीनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। जो ह्यूमिडिफिकेशन मिनरलाइजेशन है ये कब होता है, जब डिकम्पोजिशन होता है सॉइल में, तब। ह्यूमिडिफिकेशन लेट्स टू, देखिए यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, लेट्स टू अक्युमुलेशन ऑफ द डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड द ह्यूमस। This is highly resistant to the microbial action and undergoes decomposition at a extreme slow down। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो ह्यूमिडिफिकेशन है, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हम बोल सकते हैं ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद मीन्स कैटाबॉलिज्म होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर का, इस तरीके से ब्लैक कलर का यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ ह्यूमस जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा कि यहाँ पर एमॉर्फस सब्सटेंस है, ये इसके बारे में लिखा गया है कि हाईली रेजिस्टेंट है, बैक्टीरिया या फिर हम बोल सकते हैं इवन फंजाई इस पर कोई अपना एक्शन नहीं दिखा सकता, में से धीरे धीरे बोल सकते हैं इसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, आप कभी देखे भी होंगे कि जहाँ पे बहुत टाइम से पत्तियाँ टूट टूट के सड़ रही हैं, मीन्स डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे कुछ काला काला सा भी पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। ये क्या है, ह्यूमस है। ठीक है, ये हमारा ह्यूमस है। ठीक, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्थ स्टेप क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये कैसे हैं, ब्लैक कलर के हैं, इसको लिखिए यहाँ पे ब्लैक कलर
कोलाइडल सब्सटेंस, ठीक है, कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल सब्सटेंस है ये। अमॉर्फस भी हैं, ठीक है, अमॉर्फस सब्सटेंस है। साथ में इसमें से क्या निकल रहा है, ह्यूमिक एसिड निकल रहा है, ठीक है, ह्यूमिक एसिड सिक्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबल एक्टिविटी, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबल एक्टिविटी, ठीक है। जो फंगस है, बैक्टीरिया है, इसको धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। हम बोल सकते हैं रिजर्वायर है किसका, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। जब न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी तभी यहाँ से क्या होगा, डिकम्पोजिशन कर करके इनसे न्यूट्रिएंट निकाला जा सकता है। इवन आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमस है ना, कई सालों तक ऐसे पड़ा रह सकता है। अगर ज़रूरत नहीं है सॉइल को न्यूट्रिएंट की, तो ये ह्यूमस वैसे के वैसे रेजिस्टेंट फॉर्म में होगा। तो जो ह्यूमस है ये क्या है, ये कैटाबॉलिज्म के बाद जो बना हुआ पार्ट है, जो सब्सटेंस है, ये क्या ह्यूमस है, ब्लैक कलर का होता है, कोलाइडल होता है, अमॉर्फस सब्सटेंस होता है, इसमें ह्यूमिक एसिड निकलता है, साथ में हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबल एक्टिविटी, मीन्स फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसको बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज कर पाएंगे, बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे। और साथ में क्या रिजर्वायर है किसका, न्यूट्रिएंट का, मीन्स इसमें भर भर के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं, ठीक है, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये धीरे धीरे होगा। देन बात करते हैं मिनरलाइजेशन की। तो जो मिनरलाइजेशन है, नाम से ही लग रहा है कि जो ह्यूमस है, यहाँ पे जो ह्यूमस है उसको क्या किया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है। ह्यूमस डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोबल एक्टिविटी, यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रोबल एक्टिविटी टू रिलीज मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल, ठीक है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमिडिफिकेशन है इसमें क्या हो रहा है, पहला देखिए, पहले एक पत्ती गिरी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा एक पत्ती गिरी, ठीक है, वो डेड हो गई, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भर भर के पड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि वो ऑर्गेनिक मैटर को मैं कन्वर्ट कर लूँ सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, ताकि दोबारा से सॉइल के पास हमारे फिर से वही सारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर आ जाए और फिर से हमारा प्लांट इसको यूज़ कर पाए, ठीक है। और ऑब्वियसली करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला जो स्टेप होगा, पहला होगा फ्रेगमेंटेशन, कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाए इस पत्ती के। कौन कर रहा है, डेट्रीवोर्स कर रहा है, दैट इज अर्थवॉर्म। देन इसके पास कुछ ऐसे भी होंगे सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएंगे जमीन के अंदर, जाके सोख लेगा जमीन उसको, ठीक है। देन उस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है सॉइल के ऊपर, उसका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, कट 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 उसको तोड़ा जाएगा केमिकली, बाय किसके थ्रू, फंगस या बैक्टीरिया के थ्रू, ताकि उससे क्या किया जाए, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर उसको कन्वर्ट किया जाए सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। और ये जो तीनों स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, ये तीनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। देन क्या होगा, इसके बाद होगा फोर्थ स्टेप, दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा, एक काला सा, एकदम काई जैसा काला सा कुछ आपको सब्सटेंस देखने को मिलेगा, जो कि टच करने में अमॉर्फस होगा, ठीक है, ब्लैक कलर का होगा, इवन कोलाइडल होगा। अगर पानी में डालेंगे तो कोलाइडल होगा, सॉल्युबल नहीं होगा पानी के अंदर, ठीक है। ह्यूमिक एसिड उसमें से निकलेगा, हाईली रेजिस्टेंट होगा माइक्रोबल एक्टिविटी के, मीन्स कोई फंगस कोई बैक्टीरिया इसको बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज कर पाएंगे, तुरंत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये रिजर्वायर है किसका, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का। क्यों, क्योंकि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तो हमारे कैटाबॉलिज्म में ही बन चुके हैं, लेकिन जो ये ह्यूमस है इसके अंदर क्या भरा है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भरे हैं, ठीक है। अगर सॉइल में हमको चाहिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, तो हम क्या करेंगे, इस ह्यूमस को फिर से डिग्रेड करा पाएंगे, मीन्स या डिकम्पोज करा पाएंगे माइक्रोबल एक्टिविटी के द्वारा, ताकि यहाँ से क्या निकल सके, इनऑर्गेनिक मिनरल निकल सके, फिर दोबारा से कौन ले सके, हमारे प्लांट्स ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो हमारा ह्यूमिडिफिकेशन है, इसमें क्या होता है, अक्युमुलेशन हो जाता है डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस, जिसे ह्यूमस बोलते हैं, जो क्या निकालता है, ह्यूमिक एसिड निकालता है। ये बड़े हाईली रेजिस्टेंट होते हैं माइक्रोबल एक्टिविटी के लिए, और ये डिकम्पोजिशन में बहुत धीरे धीरे जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, भर भर के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीइंग कोलाइडल नेचर, इट सर्व एज द रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट, ठीक है। इनके कैसे होते हैं, नेचर में कोलाइडल होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, साथ में इसमें खूब भर भर के यहाँ पे न्यूट्रिएंट पड़े होते हैं। अब देखते हैं मिनरलाइजेशन में, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेड बाय सम माइक्रोब एंड रिलीज इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस कॉल्ड द मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि इसी ह्यूमस को क्या किया जाता है, दोबारा से डिकम्पोज कराया जाता है माइक्रोब से, ताकि इसके अंदर से जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो निकल के कहाँ आ जाए, हमारे सॉइल में आ जाए, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं,
डिकम्पोजिशन इज हाईली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन है उसमें भर भर के ऑक्सीजन चाहिए, जहाँ पे ऑक्सीजन बंद हुआ वहाँ पे डिकम्पोजिशन स्टॉप, ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो याद रखिए कि डिकम्पोजिशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रेस एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर। याद रखिएगा डिकम्पोजिशन कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि डिट्रेस का कंपोजिशन कैसा है, बना किस चीज़ का है, ठीक है। जो हमारा डिट्रेस है वो बना किस चीज़ का है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, क्लाइमेट के फैक्टर पे डिपेंड करता है। इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन द डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ द डिट्रेस इज रिच इन द लिग्निन एंड द काइटिन एंड क्विकर इफ द डिट्रेस इज रिच इन द नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। बोला जा रहा है कि अगर हमारा जो डिट्रेस है उसके अंदर वो किससे बना हुआ है, लिग्निन से बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन बहुत धीरे होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये किससे बना, लिग्निन का बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं प्लांट में 3 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं सिंपल, पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा वो डेड क्यों है, क्योंकि उसमें लिग्निन भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे हुआ। दूसरा अगर हम बात करते हैं काइटिन, जो काइटिन है ये क्या है, सेल वॉल बनाते हैं किसका, हमारे फंगस का। अगर फंगस खुद यहाँ पे डिग्रेडेशन कर रहा है, डिकम्पोजिशन कर रहा है, तो अगर हमारा जो डिट्रेस है अगर काइटिन का बना है, लिग्निन का बना है, तो बहुत धीरे धीरे, बहुत ही स्लोअर हो जाएगा डिकम्पोजिशन करना, ठीक है। क्विकर कब होगा, बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन कब होगा डिट्रेस का, जब उसके अंदर नाइट्रोजन के कंस्टिट्यूएंट हो। मीन्स हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन का कंस्टिट्यूएंट का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड वगैरह प्रेजेंट हो, ठीक है। इवन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और शुगर हो, तब क्या होगा, डिकम्पोजिशन बहुत हाई होगा। टेम्परेचर की बात करते हैं, एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू दियर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल माइक्रोब। बोला जा रहा है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये और जो सॉइल मॉइस्चर है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ क्लाइमेटिक फैक्टर, जो कि डिकम्पोजिशन को अफेक्ट कर सकता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है, 25 डिग्री से कम हो जाए तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन खूब होगा, ठीक है। सॉइल अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, बहुत ही सूखी जगह पे है, तो इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। अगर नमीदार एरिया पे है, ठीक है, मीन्स मॉइस्चर है सॉइल में, तो इससे डिकम्पोजिशन हाई हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं वार्म, ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर द डिकम्पोजिशन वेयर एज द लो टेम्परेचर एंड एरोबियोसिस का मतलब है कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, inhibit the decomposition resulting in the build-up of the organic material। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बोला जा रहा है कि वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट, हम जानते हैं कि वार्म हो, ठीक है, गर्मी हो, थोड़ा सा नमी हो, तो वहाँ पे कौन ग्रो करता है, दैट इज फंगस। अगर वार्म और बोल सकते हैं मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे फंगस खूब ग्रो करेंगे, जिसका मतलब वहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, फेवर करेगा डिकम्पोजिशन के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर लो हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन लो हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, मीन्स एनारोबियोसिस हो जाए, ठीक है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तब भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, बल्कि अब वहाँ डिकम्पोजिशन नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, बिल्डिंग हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये सारे जो फैक्टर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिकम्पोजिशन। पहला क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन भर के मिलना चाहिए। अगर कोई भी डिट्रेस है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके लिए पहला तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। देन कि वो डिट्रेस किस चीज़ का बना हुआ है, ऑर्गेनिक, जो यहाँ पे बोल सकते जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लिग्निन है, काइटिन है, तो बहुत ही धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा। अगर वाटर सॉल्युबल यहाँ पे सब्सटेंस है, जैसे कि शुगर हो गया, नाइट्रोजन से बना हुआ सब्सटेंस उसमें ज़्यादा है, तो उसका डिकम्पोजिशन हाई होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ही लो है, मीन्स बहुत ही कम है, तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हाई होगा। वार्म एंड बोल सकते हैं मॉइस्ट या ह्यूमिड इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन। अगर वार्म है, मॉइस्ट यहाँ पे बोल सकते हैं इन्वायरमेंट है, डिकम्पोजिशन हाई होगा। अगर सूखा है, ठीक है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, एनारोबिक कंडीशन है, तो उस समय क्या होगा, डिकम्पोजिशन रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन साथ में ऑर्गेनिक मैटर फिर से दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए एक बार देखते हैं डायग्राम के थ्रू डिकम्पोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यहाँ पे कोई एक ट्री है, ठीक है, अ ट्री ग्रोइंग सॉइल, ठीक है, सॉइल में ही रहेगा बिल्कुल, उसकी एक पत्ती जमीन पे गिर गई, ठीक है। अब ये जब जमीन पे गिर गई तो इसका मतलब अब ट्री का पार्ट नहीं है, तो खत्म हो गई, मीन्स डेड लीफ है ये, ठीक है। अ ग्रीन लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये डेड हो गई। सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल, न्यूट्रिएंट एंड द एनर्जी इंटर द फूड वेब, ठीक है। इस पत्ती को कुछ इंसेक्ट ने खाया, कुछ अदर एनिमल ने खा के इसको डिग्रेड कर दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत इस तरीके से, और देन आगे वो एनिमल आगे की तरफ दूसरे बोल सकते हैं फूड वेब में चले गए।
अब बात करते हैं जो बचा हुआ लीफ है, मीन्स जो यहाँ पे लीफ है वो बचा हुआ कुछ इंसेक्ट देखिए खा रहा है। सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सॉइल बाय द केमिकल एक्शन। अब जो यहाँ पे बचा हुआ पार्ट है हमारे लीफ का, तो ये डेट्रस है, टूटने के बाद जैसे ही पत्ता जमीन पे गिरा, ठीक है, प्लांट से, ट्री से, तो ये कैसा हो गया, एज अ डेट्रस काम कर रहा है। ये रॉ मटेरियल है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। तो अब इसको क्या होगा, यहाँ पर जो केमिकल एक्शन किए जा रहे हैं किसके द्वारा, फंजाई हो गया, माइक्रोब्स के थ्रू, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ा जाए सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में और फिर इसको कहाँ भेज दिया जाए, सॉइल के अंदर, ठीक है। या तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जो हरी पत्ती है इसको कौन खा ले, फंगस खा ले। जैसे कि हरी पत्ती है सूख जाएगी, कुछ टाइम बाद सड़ने लगेगी, ठीक है, देन इसको कौन खाएगा, ठीक है, सेप्रोफिटिक कोई तो होगा, दैट इज फंगस। लीव पार्शली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर सच एज द फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लेटर, ठीक है। बाद में पत्ती को कौन यहाँ पे डिकम्पोज कर रहा है, फंगस होके बैक्टीरिया, ठीक है। बचा हुआ जो पार्ट है, अब देखिए आगे, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, माइट्स, फंजाई एक्सेट्रा। जो बचा हुआ पार्ट है मीन्स ये क्या है, पार्शली यहाँ पे कंज्यूम किया गया, पत्ती को पार्शली खाया गया, लेकिन जो और बचा हुआ जो पार्ट है उसको कौन खा रहा है, यहाँ पे अर्थवॉर्म उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहा है, बैक्टीरिया हो गए, जो माइट्स हो गया, ठीक है, इवन देखिए यहाँ पे माइट्स लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइट्स हो गए, जो फंजाई हो गई, ये क्या कर रहे हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कर रहे हैं, और ताकि ये सॉइल के अंदर आ जाए। इधर से भी हो सकता है एक पाथवे, दूसरा पाथवे इधर हो सकता है। ओवरऑल इस हरी पत्ती को जो जमीन पे गिर चुका है इसको सड़ गल के कहाँ आना है, सॉइल के अंदर आना है। जो भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट है उसको तोड़ा जा रहा है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में, ताकि सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फिर से दोबारा से जनरेट किया जाए। और यही जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है कौन लेगा, हमारा ट्री लेगा, ठीक है, दोबारा से हमारा ट्री इसको ले लेगा। तो सो सिंपल कि यहाँ पे हम जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है, जब वो डेथ हो जाती है उनको दोबारा से उनका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, ताकि हम इसको फिर से दोबारा से रिस्टोर कर पाए, रीयूज़ कर पाएँ, ठीक है। कौन यूज़ करेगा इसको, रीयूज़ करेगा, ऑटोट्रॉप यूज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो चाहिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, तभी तो खाना बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मर रहा है, चाहे प्लांट का पार्ट हो, इवन एनिमल का पार्ट हो, इवन एनिमल ही मर रहा है, तो उसका जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है उसको क्या किया जा रहा है, डिकम्पोजर के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि दोबारा से सॉइल के अंदर रिस्टोर हो जाए एंड दोबारा से फिर से हमारा ऑटोट्रॉप इसको ले पाए। आगे देखते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो हमारा दूसरा टॉपिक है, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आज का एनर्जी फ्लो करा पा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल तो ये तीसरा टॉपिक है, बट हमारा आज का टॉपिक में ये दूसरा टॉपिक है, एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी फ्लो में क्या होगा, पहले हमने क्या देखा, प्रोडक्टिविटी देखा, किस तरीके से प्लांट खाना बना रहा है, ठीक है। दूसरा देखेंगे एनर्जी फ्लो। सीक्वेंस तो ऐसा होना था, चलिए कोई बात नहीं, डिकम्पोजिशन, उन्होंने मान लिया कि प्लांट खाना बनाया खुद मर भी गया, तो उसका डिकम्पोजिशन हो गया उसके पत्तों का, ठीक है। एनर्जी फ्लो में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कोई, ये देखिए ये हमारा कोई ट्री है, इस तरीके से हमारा ये ट्री है जो क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, खाना बना रहा है, खाना बना रहा है, ठीक है, और साथ में छोटी छोटी घासें भी हैं, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन आया इस घास को खाने के लिए, इस घास को खाने के लिए हमारी गोट आई, ठीक है। अब इस गोट को कौन खा सकता है, मैन खा सकता है, मैन को भी कौन खा सकता है, इवन लायन खा सकता है, टाइगर खा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो ये घास है ये क्या कर रही है, ये खाना बना रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। इसकी वजह से हम जो ग्रीन प्लांट है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। जो क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है दे कन्वर्ट्स solar energy, they convert solar energy into chemical energy और heat energy, ठीक है। जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो कौन होंगे, प्लांट्स होंगे। फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट से क्या क्या खाना बनाया, ठीक है। ये देखिए ग्रास है, ठीक है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर होगा। ये जो ग्रास है ये क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब खाना बना रहे हैं, प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। जो खाना बना रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। ग्रास जो है हमारी, ये देखिए ये जो ग्रास है हमारी, ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस कर रही है, फोटोसिंथेसिस करके क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो ये हमारी जो ग्रास है वो क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब इस प्रोड्यूसर को कौन खाने आएगा, मान लीजिए गोट आ रही है, तो गोट हमारी क्या हो गई, हर्बीवोर्स हो गई, ठीक। अब इस गोट को कोई मैन ने खाया तो क्या हो गया, वो हमारा
प्राइमरी कार्निवोर हो गया। अब मैन को लायन ने खा लिया सपोज करिए, तो क्या हो गया हमारा टॉप, या बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गया। एक सिंपल सा ये क्या है, फूड चेन है, ठीक है। घास है, घास ने खाना बनाया, ठीक है, उसको खाया कौन, गोट ने खाया, गोट को किसने खाया, इंसान ने खाया, इंसान को लायन ने खाया। एक नॉर्मल सी फूड चेन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो ग्रास है ये क्या है, हमारी प्रोड्यूसर है, ठीक है। याद रखिएगा जो ग्रास है ये हमारी प्रोड्यूसर है, जो क्या कर रही है, खाना बना रही है। वो क्या कर रही है, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करिए केमिकल एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोड्यूसर है, और इसको अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं कि इनको फूड चेन में कौन सी जगह मिलती है, तो ये हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है। मैं इसको TL से लिखती हूँ, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है। अगर मैं गोट के बारे में बात करती हूँ तो ये क्या हो गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। अगर मैं मैन की बात करती हूँ थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। अगर लायन की बात करती हूँ तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। एक फूड चेन में हम देखें एक नॉर्मल, ठीक है। ये भी हो सकता है कि गोट की जगह मैन ही आ जाए, मैन ही डायरेक्ट क्या कर रहा है, हब्स को खा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो खा रहा है प्लांट्स को, देन क्या हो गया, मैन क्या हो गया, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आ गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हमारा लायन आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किसको कंज्यूम कर रहा है और कौन किसके द्वारा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स तो हमेशा क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, वो पहले ही ट्रॉपिक लेवल पे होंगे, क्योंकि उन्हीं के पास वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि जो सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट कर पाते हैं किसमें, हमारे खाने में। मीन्स हम बोल सकते हैं कि उससे क्या बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, मीन्स ग्लूकोज के फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट ही ना रहे दुनिया में तो हम खाने, मतलब हम खाए बिना मर जाएंगे, मीन्स खाना नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गोट की बात करते हैं, गोट क्या है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इस प्लांट पे, लेकिन अगर हम लायन की बात करते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर लायन मैन को खा रहा है तो मैन कहीं ना कहीं गोट को खा रही है, और गोट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्लांट्स को खा रहा है। तो ओवरऑल हर एक ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट पे कर रहा है। अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर जो होगा सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, उसके बाद जो उसको कंज्यूम कर रहा है मीन्स हर्बीवोर सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, जो हमारे हर्बीवोर्स को खा रहे हैं मीन्स प्राइमरी हमारे कार्निवोर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद जो टॉप कार्निवोर्स होंगे या उसके आगे जो होंगे वो फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से होते जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो हमने देख लिया किस तरीके से होता है। Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on the earth। बोला जा रहा है कि किसको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ एक जगह छोड़ दिया जाए, दुनिया में जितनी जगह इकोसिस्टम है, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, ठीक है। बोला जा रहा है कि सिर्फ एक जगह छोड़ दिया जाए, कहाँ पे, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में, समुद्र की गहराई में जाइए, जहाँ पर आपको सन के नाम का कोई भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ पे होगा केमिकल्स होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एनर्जी फ्लो जो होता है इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ज़रूरी है क्या, सन, ठीक है। और सन सारे इकोसिस्टम में क्या है, एज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है कि सन के बिना कोई भी प्लांट या कोई भी ऑटोट्रॉफ खाना नहीं बना पाएगा। एक्सपेक्ट बोला गया है, एक्सेप्ट किसमें, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ। ये क्या करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनको तोड़ तोड़ के वहाँ से एनर्जी निकालते हैं, ATP लेते हैं, ठीक है। Of the incident solar radiation less than the 50%, it is called the PAR, photosynthetically active रेडिएशन। बोला जा रहा है कि जो सनलाइट है, ठीक है, पूरा सनलाइट जो गिर रहा है इससे प्लांट को 50% से भी कम चाहिए जिसके अंदर वो खाना बना सकते हैं। मान लीजिए 100% सनलाइट गिर रहा है, ठीक है, तो उसमें से भी ज़रूरी नहीं है कि 100% सनलाइट रहे तभी प्लांट खाना बना सकता है। 50% से भी कम रहे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। कभी ऐसा होता है ठंडियों में कि धूप बहुत हल्की हल्की आ रही, बहुत ही कम आ रही है, तो 50% से भी कम अगर रेडिएशन आ रहा है सन का हमारे अर्थ पे, तब भी प्लांट क्या कर सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट द प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ फिक्स द सन रेडिएशन एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि प्लांट हो गए या फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हो गए, फॉर एग्जांपल कुछ साइनोबैक्टीरिया होती है, वो क्या करती हैं, खुद से खाना बनाती हैं, ठीक है। वो क्या करती है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सनलाइट क्लोरोफिल की मदद से क्या करती हैं, ऑर्गेनिक मैटर में बनाती है। मीन्स हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं इस इक्वेशन को, ये लिखेंगे यहाँ पे, आज ही पढ़ा हमने कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर को हम बना पा रहे हैं, किसकी मदद से, सन की मदद से। आगे देखते हैं, प्लांट
capture only 2 to 10% of the power and this small amount of energy sustain the entire living world। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर एनसीईआरटी में ये दिया गया है तो नीट में भी आ सकता है कि पार क्या है। पार क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। कितने होते हैं? 50% से कम होते हैं। सनलाइट का रेडिएशन जरूरी नहीं है कि पूरा गिरे तभी प्लांट खाना बना सकते। 50%, अगर 50% से भी कम रेडिएशन गिर रहा है सन का तो उसमें भी क्या है? प्लांट खुश हैं, खाना बना पा रहे हैं। लेकिन प्लांट 50% भी नहीं लेते, उनमें से भी कितना 2 से 10% ही क्या लेते हैं? पार का। मीन्स हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 से 10% ही क्या करते हैं? एनर्जी को लेते हैं, लाइट को लेते हैं और इसी छोटे से अमाउंट से क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और पूरी दुनिया में सस्टेन कराते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। So it is very important to know how the solar energy captured by plant flow through different organism of an ecosystem। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट उसको कैप्चर करता है, उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है एंड देन पूरे ब्रह्मांड में जितने ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से ये खाना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट इकोसिस्टम में जाता है। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में हमारे, वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर कौन है? यहाँ पे प्लांट है। प्लांट ही ओनली प्रोड्यूसर है। क्यों? क्योंकि उसी के पास कैपेसिटी है कि वो क्या कर रहा है? वो सोलर लाइट को, मीन्स सन की जो लाइट है उसको कन्वर्ट कर पा रहा है केमिकल एनर्जी में, मीन्स उससे खाना बना पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, या तो डायरेक्टली हर्बीवोर्स के फॉर्म में डिपेंडेंट है प्लांट पे, या तो कार्निवोर्स जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, जैसा कि हमने पहले ही देखा था यहाँ पे कि ये खाना कौन बना रहा है? हमारा ये ग्रास बना रहा है, लेकिन गोट खा रहा है। गोट को कौन खा रहा है? मैन खा रहा है। ठीक है। ह्यूमन खा रहा है। ह्यूमन को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है। तो इसका मतलब कि जो प्लांट है ये क्या है? प्रोड्यूसर है। इसी के पास वो शक्ति है कि खाना बना सके। और इसको कौन खाने आ रहा है? गोट खाने आ रहा है। तो ये क्या है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैन की, लायन की, ये भी क्या है? इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है। अगर गोट को ग्रास ही ना मिले, घास ही ना मिले तो गोट तो मर जाएगी ऐसे ही। तो उसको खाने वाले भी क्या हो जाएंगे? एक दिन वो भी मर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड कर रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन कंज्यूमर। तो आप यहाँ पे एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो देख पा रहे हैं। ठीक है। जो सन से आ रहा है, सन से लाइट आ रही है, प्लांट खाना बना रहे हैं, देन खाना बनने के बाद उनको कौन खा रहा है? कंज्यूमर खा रहा है। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो आप देख रहे हैं किसका? एनर्जी का। जो एनर्जी का फ्लो है एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है। सन से लाइट आई, प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट को जो खा रहे हैं हर्बीवोर्स को जो खा रहे हैं कार्निवोर्स। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रहा है। इज दिस इज कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आप देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से जो हर्बीवोर्स होंगे वहाँ पे सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जाएगी। फिर हर्बीवोर को जो कार्निवोर खाएंगे उनमें 10% एनर्जी जाएगी। मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ये घास है, जो ग्रासेस हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका जो 10% एनर्जी है वो किस में जाएगा? गोट के अंदर जाएगा। जो गोट का 10% एनर्जी है वो किस में जाएगा? मैन के अंदर जाएगा। और जो मैन का 10% एनर्जी होगा ये कहाँ जाएगा? लायन में। बाकी 90% एनर्जी क्या होगी? हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे ये सन है, यहाँ से सन से सिर्फ 2 to 10% ही एनर्जी या पार। ठीक है। पार का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन लेता है? प्लांट लेता है। ठीक है। सिर्फ 2 से लेकर 10% उसी के बीच में लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। और जितना भी खाना बना है उसका सिर्फ 10% उसका हर्बीवोर्स देगा। जो हर्बीवोर्स को खाएगा कार्निवोर्स, उसका टोटल का 10% ही कार्निवोर्स के अंदर जाएगा। ठीक है। चाहे मैन हो गया, चाहे लायन हो गया। बाकी 90% क्या होता है? हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं फर्दर। ecosystem are not atom for the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards the increasing disorderliness। तो बोला जा रहा है कि जो इकोसिस्टम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी वर्क करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। अगर सन ही ना रहे तो क्या हमारे जो ऑटोट्रॉप से खाना बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। जब ऑटोट्रॉप्स खाना नहीं बनाएंगे तो जो हर्बीवोर से, कार्निवोर से क्या वो जिंदा रह पाएंगे? वो भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो इसका मतलब है किसी इकोसिस्टम को चलाने के लिए हमें कांस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे खाना सिंथेसिस होगा, मीन्स जो फूड है वो बन पाएगा। एंड दैट्स वाई जो जितने भी यहाँ पे एनिमल है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड किए हैं वो भी क्या करेंगे? सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है। द ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो हरे हरे पौधे होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्यों प्रोड्यूसर बोलते हैं? क्योंकि उनके पास से क्या होती है? एबिलिटी होती है, क्या करते हैं? वो सोलर रेडिएशन को बदल पाते हैं केमिकल एनर्जी में।
इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट। ठीक है, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो हरे भरे जो पौधे हैं, चाहे हर्ब्स हो गए, हर्बेशियस का मतलब हो गया ग्रासेस हो गए, हर्ब्स हो गए, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इवन जो वुडी ट्री होते हैं, बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, उनमें भी हरी हरी पत्तियां, वो भी क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। लाइक वाइज प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट। अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इस पानी के अंदर देखें तो वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। एल्गी हो गया, इवन हायर प्लांट जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे प्रोड्यूसर हो गए, चाहे टेरेस्ट्रियल पे हो गया, मीन्स लैंड पे हो गए, लैंड इकोसिस्टम में, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी के अंदर, ये क्या कर रहे हैं, ये एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, मीन्स खाना बना रहे हैं। यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेव एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो फूड चेन है या फूड वेव है, ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। स्टार्टिंग फ्रॉम, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, जो फूड चेन है या फूड वेव है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ, और स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट और प्रोड्यूसर फूड चेन और रेदर वेब आर फॉर्म सच दैट द प्लांट फीड ऑन द प्लांट और अनदर एनिमल एंड इन टर्न इज द फूड फॉर अनदर। ठीक है, जो हमारा फूड चेन है या फूड वेव है, ये शुरुआत कहाँ से होती है, प्रोड्यूसर से होती है। प्रोड्यूसर कौन होंगे, प्लांट होंगे, उनको कौन खाएगा, दूसरा एनिमल। ठीक है, जो कंज्यूमर होगा दैट इज हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को कौन खाएंगे, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को, और टॉप कार्निवोर्स। मतलब कि जो स्टार्टिंग हो रही है किसी भी फूड चेन का, फूड वेव का, वो कहाँ से हो रहा है, प्लांट्स हो रहा है, प्रोड्यूसर से। फिर इसके बाद एक के बाद एक दूसरे को फीड करते हुए जाएंगे और लास्ट में देखने को मिलेगा कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार के खा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। द चेन और द वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। बोला जा रहा है कि जो फूड चेन है या फूड वेव है इसलिए बन रहा है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप इन टू द ऑर्गेनिज्म रिमेन इन फॉर एवर। बोला जा रहा है कि कोई भी एनर्जी जो ट्रैप्ड है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हमेशा नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। मीन्स जो प्लांट है उसने खाना बनाया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट को ही खाना बनाने आता है दुनिया में, तो प्लांट वो खाना बना के खुद के लिए स्टोर करेगा, बिल्कुल गलत है। प्लांट को जो खाएगा उसके अंदर 10% एनर्जी जाएगी, और जो खाएगा उसको उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, जो हर्बीवोर से उसको भी कोई मार के खाएगा, कोई कार्निवोर, तो उसके अंदर भी एनर्जी 10% जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमेशा ट्रैप नहीं होगी, या तो वो आगे कंज्यूमर के थ्रू सर्कुलेट करेगी, या तो खुद वो मर गया प्लांट तो डिकम्पोजिशन हुआ, उसके थ्रू भी एनर्जी क्या होगी, आगे सर्कुलेट करेगी डेट्रस साइकिल में। ठीक है, The energy trapped by the producer hence is either passed on to the consumer or the organism dead। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमेशा नहीं रह सकती है, तो जो एनर्जी है वो ट्रैप्ड होगी प्रोड्यूसर के द्वारा। ठीक है, जो कौन सी एनर्जी, मीन्स जो सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर करे, प्लांट करे, तो उसमें हमेशा वो प्रोड्यूसर के अंदर वो सारी एनर्जी हमेशा नहीं रहेगी। तो या तो वो पास कर जाएगी कंज्यूमर के थ्रू, जो कि हर्बीवोर्स होंगे, फिर कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स, इस तरीके से पास कर जाएगी, या तो वो जो हर्बीवोर्स है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो हर्बीवोर्स है या फिर जो प्लांट है उसकी ही डेथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डेट्रस साइकिल में चला जाएगा, यहाँ पे भी एनर्जी दूसरे साइकिल में फ्लो कर जाएगी। मीन्स एनर्जी कभी भी एक जगह नहीं रहेगी, वो हमेशा ट्रांसफर होती हुई जाएगी। ठीक है, डेथ ऑफ द एनिमल इज बिगिनिंग ऑफ द डेट्रस फूड चेन और वेब। बोला जा रहा है कि किसी ऑर्गेनिज्म का मरना ही वो क्या दिखा रहा है, वो डेट्रस फूड चेन का एक रॉ मटेरियल है। कोई ऑर्गेनिज्म डेथ हो गया, ठीक है, प्लांट का कोई पार्ट हो गया, चाहे लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है, इसका स्टेम टूट गया, उसके रूट खराब हो गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डेथ हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, शुरुआत है किसका, डेट्रस फूड चेन का। ठीक है, ऑल एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर दियर फूड नीड। जितने भी एनिमल हैं दुनिया में सब के सब प्लांट पे डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, किस लिए हैं, क्योंकि उनको खाना चाहिए। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर एंड ऑल्सो हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि खुद खाना नहीं बना पाते और उनको कंज्यूमर भी कहते हैं। If they feed on the producer, the plant, they are called the primary consumer, and if the animal eat the other animal which in turn eat the plant or they are produced, they are called secondary consumer। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्लांट है उसको खाने कौन आ गया, फॉर एग्जांपल गोट आ गई, तो गोट क्या है, गोट इज प्राइमरी कंज्यूमर, जो पहली बार कुछ कंज्यूम कर रही है, खुद नहीं बनाई है, खुद तो हेटरोट्रॉप है, उसके अंदर तो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, उसके अंदर तो ये कैपेसिटी ही नहीं है फोटोसिंथेसिस करने की, तो वो क्या करेगी, वो प्लांट को डायरेक्टली क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है, खा रही है, तो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब उसी गोट को किसी दूसरे एनिमल ने खा लिया, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ने खा लिया, तो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और उसी एनिमल को या उसी ह्यूमन को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, दैट इज टर्सरी कंज्यूमर हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रोड्यूसर है
ठीक है, जो हमारा प्लांट है वो प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल्स डिपेंडेंट हैं फॉर फूड, ठीक है। लाइकवाइज यू हैव द टर्सरी कंज्यूमर टू, इसी तरीके से टर्सरी है, जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ यहाँ पे जो दी हूँ कि जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर है, इसको कौन खा रहा है, गोट खा रही है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है। देन गोट को कौन खा रहा है, ह्यूमन खा रहा है, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड लायन खा रहा है किसको, इस मैन को खा जा रहा है, दैट इज टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स, बिल्कुल जो हरे भरे पत्तों को खाएगा वो कौन होगा, हमारा हर्बीवोर्स होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सम कॉमन हर्बीवोर्स आर द इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मलस्कस इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पूछा जाए कि हर्बीवोर्स कौन है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्लांट को डायरेक्टली खा रहे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्लांट को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली खा रहे हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखा जाए तो इंसेक्ट होते हैं, 25% जो इंसेक्ट होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं, मीन्स प्लांट को ही खाते हैं, ठीक है। बर्ड्स हो गए, इवन मैमल हो गए, मैमल में हम लोग भी आते हैं कि हम लोग भी डायरेक्टली प्लांट्स को खा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे जो मलस्कस होते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, मीन्स वो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर और मोर करेक्टली द प्राइमरी कार्निवोर थ्रू द सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर बोला जाए कि ऐसे कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स को मार के खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि अब ये जो गोट है ये क्या है, हर्बीवोर से, इसको कौन खा रहा है, मैन खा रहा है। तो मैन क्या हो गया, मैन को हम बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर बोल सकते हैं, बट एक कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर, मीन्स ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अगर इस मैन को कौन खा रहा है, लायन खा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, या टॉप कार्निवोर बोल सकते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर हो गया। और ओवरऑल हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2 3, ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऐसे कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं वो ये होंगे क्या, कार्निवोर होंगे, प्राइमरी कार्निवोर होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड आर लेबल्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर, इससे हम टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। ऐसे एनिमल जो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कार्निवोर पे डिपेंडेंट है, खाने के लिए उन्हें मार के खा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, हम सेकेंडरी कार्निवोर बोलेंगे, या फिर हम उसे बोलेंगे टर्सरी कार्निवोर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपेक्टेड बिलो हियर। जैसे कि पहला क्या है, ग्रास है, दूसरा गोट है, मैन है, मैं यहाँ पे लायन के लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये लायन, ये क्या हमारा टर्सरी कंज्यूमर में लिख दूँ, या फिर टॉप टर्सरी कंज्यूमर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, ग्रास है, वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है। कौन खा रहा है इसको, गोट खा रहा है। गोट क्या है, हमारा हर्बीवोर है, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं ये हमारी हर्बीवोर्स है, हरे भरे प्लांट्स को खा रहा है, ठीक। अब गोट को कौन खा रहा है, ह्यूमन खा रहा है। ह्यूमन हमारा क्या है, कार्निवोर है, ठीक है, प्राइमरी कार्निवोर्स बोल सकते हैं। अगर ह्यूमन को कौन खा रहा है, लायन खा रहा है, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गया। तो ये इस तरीके से, ये देखिए छोटा सा सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन है कि ग्रासेस जो घास है इसने क्या बनाया, खाना बनाया, ठीक है। ये हमारा प्रोड्यूसर है, इसको कौन खाया, गोट ने खाया। गोट क्या है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। और इस गोट को किसने खाया, ह्यूमन ने खाई, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये मैन क्या है, किसी दूसरे एनिमल को खा रहा, दैट इज हम बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर हो गया। लायन को बात करते हैं तो लायन क्या कर रहा है, मैन को खा रहा है, तो ये क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर होगा। देखिए यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर, बट ये लायन ने सेकेंड बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो हमारा क्या था, प्राइमरी कार्निवोर था। तो ये लायन ने किसको खाया, मैन को खाया, तो क्या हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर हो गया। तो इस तरीके से एक सिंपल सा ग्रेजिंग फूड चेन आपको देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं द डेट्रस फूड चेन, ठीक है। डीएफसी के बारे में बात करते हैं। बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो हमारा डीएफसी है, डेट्रस फूड चेन है, उसकी शुरुआत किससे होगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जो मर चुका है, जो खत्म हो चुका है, जो वेस्टफुल चीज़ें जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उससे ही शुरुआत होगी हमारे डीएफसी की, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर विच आर हेटरोट्रॉपिक एनिमल, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे कि हमने डिकम्पोजिशन पढ़ रखा है, उसमें हम जानते हैं कि जो डिकम्पोजर होते हैं कौन होते हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो खुद खाना नहीं बनाते बल्कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय द डिग्रेडिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रस, ठीक है। उनको अपनी जो एनर्जी है, जो एटीपी है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट है, उनको कहाँ से मिल रहा है, जो डेड डिकेइंग मैटर है, उनमें ऑर्गेनिक मैटर है उससे मिल रहा है, ठीक है।
दिस इज ऑल्सो नोन एज सेप्रोफैट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। सेप्रो का मतलब होता है टू डिकम्पोज, ठीक है। हम जानते हैं कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वहाँ पे देखेंगे फंगस ग्रो कर जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। डेड एंड डिकेइंग मैटर के पास क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, जिससे हमारे जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। Decomposer secrete the digestive enzyme that break down the dead and waste material into the simple inorganic material which are subsequently absorbed by them। जो डिकम्पोजर होते हैं उनके अंदर से क्या निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, जो क्या करता है, जो डेड मटेरियल है, ठीक है, उसको उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं और इसको एब्जॉर्ब करके ये ले लेते हैं, ठीक है। कौन? सेप्रोट्रॉप्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खाते नहीं है, वो एब्जॉर्ब करते। क्यों, कैसे करते हैं? क्योंकि उन डिकम्पोजर के पास क्या होता है, खुद का अपना डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसको सिक्रीट करेंगे, ठीक है। जो भी डेट्रस के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है इसको तोड़ेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। जब इनऑर्गेनिक मैटर सिंपल टूट गया तो उसमें से क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी का मतलब है ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेन कंडक्ट फॉर द एनर्जी फ्लो। अगर हम पानी के अंदर की बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी की वजह से कंडक्शन जो है एनर्जी फ्लो का वो ज़्यादा होता है। एज अगेंस्ट दिस द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्रस फूड चेन देन थ्रू द जीएफसी। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डीएफसी से ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है। मीन्स एनर्जी जो फ्लो हो रहा है वो किससे होगा, डेट्रस फूड चेन से होगा एज कम्पेयर टू जीएफसी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है पानी के अंदर, तो वहाँ पे कौन होगा, वहाँ पे जीएफसी होगा, ठीक है। जीएफसी का मतलब है ग्रेजिंग फूड चेन, इससे क्या होगा, एनर्जी फ्लो होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डीएफसी होगा फॉर एनर्जी फ्लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनर्जी फ्लो। दैट एनर्जी फ्लो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो किसके थ्रू होगा, वो ये होगा हमारे जीएफसी के थ्रू होगा, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डीएफसी से होगा एनर्जी फ्लो, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे डेट्रस फूड चेन। यहाँ पे डेट्रस फूड चेन में कनेक्टेड विथ, यहाँ पे बोला गया कि जो डेट्रस फूड चेन है ये कनेक्टेड होते हैं विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, ठीक है। जो हमारा डीएफसी है कहीं ना कहीं जीएफसी से भी कनेक्टेड होता है। जैसे सम ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल, ठीक है। अगर हम नेचर में बात करते हैं, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डीएफसी के, डेट्रस फूड चेन के, वो प्रे होते हैं, किसके होते हैं, जीएफसी के। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप फंगस नहीं खाते हैं, क्या आप एज ए बैक्टीरिया को इस्तेमाल नहीं करते हैं फूड सप्लीमेंट में, करते होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डीएफसी है, ठीक है, इसके जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रे बन सकते हैं किसके, जीएफसी एनिमल के। इन द नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल लाइक द कॉकरोच, क्रो एक्सेट्रा आर द ओमनीओर्स, ठीक है। अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एनिमल जैसे कॉकरोच हो गया, ठीक है, या फिर हम क्रो की बात करते हैं, ये क्या ओमनीओरस है। ओमनीओरस का मतलब है कि हरी भरी चीज़ें भी खा सकते हैं, फ्रूट भी दे दीजिए खा लेंगे, ठीक है। अगर इनको आप बोल सकते हैं इंसेक्ट भी देंगे उसको भी खा लेंगे। ओमनीओरस का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है। दीज नेचुरल इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट फूड वेब, ठीक है। ये जो इंटर कनेक्शन है एक दूसरे चेन के साथ, डीएफसी हो चाहे जीएफसी हो, इसी को हम फूड वेब कहते हैं। हाउ डू यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग को किसमें क्लासीफाई करेंगे, तो याद रखिएगा ये किसमें आता है, ये ग्रेजिंग में भी आएगा, डीएफसी में आएगा, दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन अ नेचुरल सराउंडिंग और इन द कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू दियर फीडिंग रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्यूपाई करते हैं, एक जगह ऑक्यूपाई करते हैं नेचुरल सराउंडिंग में या फिर कम्युनिटी में, क्यों, किसको खा रहे हैं, किसको फीड कर रहे हैं। हर्बीवोर्स होगा हमेशा प्लांट्स को ही खाएगा, लेकिन जो कार्निवोर होगा, ठीक है, प्योरली कार्निवोर होगा, वो क्या करेगा, एनिमल को ही खाएगा। तो उनकी क्या होगी, एक पोजीशन होगी, उनकी एक जगह होगी, ठीक है। Based on the source of their nutrition or food, organism occupy a specific place in the food chain that is known as the trophic level, ठीक है। जो ट्रॉपिक लेवल है ये बताता है कि क्या है सोर्स, ठीक है, जो न्यूट्रिशन या फूड का क्या सोर्स है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक स्पेसिफिक जगह दी जा रही है फूड चेन के अंदर, उसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल।
प्रोड्यूसर की बात करते हैं, प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हर्बिवोर जिसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, टू द सेकंड एंड द कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर दैट द थर्ड। बोला जा रहा है कि जो प्रोड्यूसर है दैट इज प्लांट, हरे भरे पौधे हैं, वो क्या करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, तो वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हैं, ठीक है। उनको पहली बार कौन खाते हैं, हर्बिवोर्स खाते हैं, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है, वो आते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे। अगर हम बात करते हैं हर्बिवोर्स को भी कौन खा रहा है, कार्निवोर्स खा रहे हैं, ठीक है, तो ये आते हैं थर्ड कंज्यूमर हैं, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ से समझते हैं प्रोड्यूसर कौन होंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, एकदम लाइन से दिया गया है एनसीईआरटी में, इसको एनसीईआरटी में देखिए प्रोड्यूसर है, ठीक है, इसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर हो गया दैट इज हर्बिवोर्स होंगे, देन उसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर होगा दैट इज हमारा कार्निवोर होगा, देन टर्सरी कंज्यूमर होगा, ये हमारा टॉप कार्निवोर है होगा। जो प्रोड्यूसर है होंगे वो कौन होंगे, प्लांट्स होंगे जो खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएगा दैट इज प्लांट। अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दैट इज ग्रासेस एंड ट्री। ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, ये सबसे नीचे होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो प्लांट्स को खाते हैं दैट इज हर्बिवोर्स, ठीक है। वो कब आएंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, ठीक है। ये कौन हो सकते हैं, जो प्लैंकटन हो सकते हैं, कहाँ पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रास होपर हो गया, ठीक है, यहाँ पे काऊ हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ये आ रहे हैं हमारे टेरेस्ट्रियल में। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं जो मलस्कस है, ठीक है, मलस्कस, ठीक है, ये भी क्या आते हैं, ये भी हर्बिवोर्स होते हैं। वो किसको खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करते हैं कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर होते हैं, जैसे कि फिशेस हो गया, बर्ड्स हो गया, वुल्फ हो गया। बात करते हैं टर्सरी कंज्यूमर की, तो ये क्या होंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, ये टॉप कार्निवोर होंगे, जैसे कि मैन हो गया, लायन हो गया। तो याद रखिएगा कि जो प्रोड्यूसर होगा ये सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, प्लांट हो गया, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ग्रासेस हो गया, ट्री हो गया। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की, तो ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, जो कि प्लांट्स को खाते हैं, वो हर्बिवोर्स हो गए, जो प्लैंक्टन हो गया, ग्रास ऊपर, मलस्कस हो गया, काऊ हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होंगे जो क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये पहले कार्निवोर्स हैं, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, जैसे बर्ड हो गया, फिश हो गया, वुल्फ हो गया। टर्सरी कंज्यूमर की बात करते हैं जो क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, वो टॉप कार्निवोर हो गया, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ रहे हैं, जैसे कि मैन और लायन हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैन और लायन एकदम टॉप ही रहे, कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किसको खा रहे हैं, क्या है उनका फूड, क्या है उनका न्यूट्रिशन, उसके अकॉर्डिंग वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एनर्जी है वो क्या होता है, धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, हमारा प्राइमरी कार्निवोर्स में हर्बिवोर्स खा रहा है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, तो यहाँ पे सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ हर्बिवोर्स को कौन खा रहा है, कार्निवोर्स खा रहा है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इसका 10% जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन हमारा टॉप कार्निवोर है, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल के कार्निवोर को खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10% एनर्जी जाएगा, बाकी जो एनर्जी है 90% वो लूज हो जाएगा, वो इसी तरीके से लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। When any animal या organism die, it converted to the detritus or dead biomass that serve as the energy source for decomposer। जब कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेट्रस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको जो बायोमास होते हैं वो सर्व करते हैं एज एनर्जी फॉर द डिकम्पोजर, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है डीएफसी की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीएफसी ही क्या है, मेन कंडक्शन कराता है एनर्जी का इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर जीएफसी की बात की जाएगी तो जीएफसी जो ग्रीथिंग फूड चेन है वो एक्वेटिक में ही मेन कंडक्शन कराता है एनर्जी का, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। जो भी ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर है, ठीक है, मीन्स कोई अबव, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं अगर बात करती हूँ इस वाले की, ठीक है, जो सबसे टॉप पे है, टॉप कार्निवोर्स की बात करती हूँ, जो यहाँ पे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म है, वो अपने थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे इसलिए डिपेंड कर रहा क्योंकि यहाँ से उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, खाना, एनर्जी चाहिए। जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल का है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे इसलिए डिपेंड कर रहा है, उसको यहाँ से क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए। तो याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वो अपने से नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। किस लिए डिपेंड हो रहे हैं, फॉर फूड, फॉर एनर्जी डिमांड, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टैंडिंग क्रॉप।
Each trophic label has a certain mass of the living material at a particular time. It is called the standing crop. ठीक है, हर एक ट्रॉफिक लेबल के पास खुद का अपना ऑर्गेनिक बायोमास है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में हर एक ट्रॉफिक लेबल के पास खुद का अपना बायोमास है, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट है तो ये भी क्या है कि स्टैंडिंग क्रॉप है। अगर मैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात करती हूँ, जो हमारा कार्निवोर्स है, ठीक है, ये सब है, उनके पास खुद का अपना बायोमास है, क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी क्या है कि स्टैंडिंग क्रॉप है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास खुद का अपना ऑर्गेनिक बायोमास है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। बोला जा रहा है कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको मेजर करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो उनका वेट या बायोमास, जो मास है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उससे आप मेजर कर सकते हैं, या फिर उसको काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है, और द नंबर इन अ गिवन एरिया, कि कितने नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा बैंगन ट्री है और एक बोल सकते हैं 200 यहाँ पे कैरेट ग्रासेस हैं, तो सबसे ज़्यादा बायोमास किसका होगा, बैंगन ट्री का होगा। प्रोडक्टिविटी कहाँ हाई हो रही है, बैंगन ट्री की हो रही है, एज कम्पेयर टू 200 प्लांट्स ऑफ दी हमारे कांग्रेस ग्रास, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे पार्थेनियम ग्रासेस, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, द बायोमास ऑफ दी स्पीसीज एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ द फ्रेश और ड्राई वेट, द मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। बोला जा रहा है कि अगर आपको बायोमास को मेजर करना है किसी भी स्पीसीज को, तो आपके पास वेट के फॉर्म में दो हो सकते हैं, एक तो फ्रेश, दूसरा होगा ड्राई वेट। फ्रेश वेट में क्या होगा कि वाटर कंटेंट भी होगा, जो फ्रेश वेट है यहाँ पे इसमें क्या होगा, वाटर कंटेंट भी होगा। लेकिन जो ड्राई वेट है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे, नो वाटर, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होंगे, ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे, पानी नहीं होगा। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्लो 10% प्लांट, ठीक है, द ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल, जो कि हम पहले से ही चिल्लाते आ रहे हैं कि लिंडमैन लॉ क्या है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल, अगर हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में, हर ट्रॉफिक लेवल अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल से सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रॉफिक लेवल है किसमें, ग्रेजिंग फूड चेन में, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कि जो एनर्जी का फ्लो होगा सिर्फ 10% होगा, 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, ऐसे नष्ट हो जाएगी। तो केवल 10% जो एनर्जी है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, हायर ट्रॉफिक लेवल में अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल से हर 10% की एनर्जी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ बताया कि जो हर्बिवोर्स प्लांट्स को खाएंगे, ठीक है, प्लांट ने तो बहुत सारी एनर्जी बना के रखी है, लेकिन हर्बिवोर जो प्लांट को खा रहे हैं उनके अंदर सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी इस प्लांट की। जो कार्निवोर्स इस हर्बिवोर्स को खा रहे हैं, हर्बिवोर्स ने भी तो बना रखी है अपने अंदर एनर्जी, तो उसका सिर्फ 10% जाएगा, बाकी 90% क्या होगा, हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा। जो टॉप कार्निवोर्स इस कार्निवोर को खाएंगे तो सिर्फ 10% एनर्जी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल है वो अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल पे इसलिए डिपेंड है क्योंकि इसको एनर्जी की डिमांड है, और जो एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे की तरफ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल है वो अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल पे इसलिए डिपेंडेंट फॉर फूड, और जो हमारा लोअर ट्रॉफिक लेवल है, इस तरीके से बोल सकते हैं, जो हमारा लोअर ट्रॉफिक लेवल है वो अपने हायर ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। पहला चीज़ स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल है अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल को अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल से 10% एनर्जी ही मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट यही है, सेम है, कि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है अपने हायर ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी को ही ट्रांसफर करते हैं, बाकी 90% एनर्जी को इस तरीके से हीट के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। In nature, it is possible to have so many producer, herbivores, primary consumer, secondary carnivore in the grazing food chain। बोला गया है कि हमारे पास नेचर में बहुत सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि प्रोड्यूसर कोई और हो सकता है, कंज्यूमर यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में हर्बिवोर्स हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा, हमारा जो प्राइमरी कार्निवोर है वो होगा, और अगर हम बात करते हैं टर्सरी कंज्यूमर दैट इज हमारा सेकेंडरी कार्निवोर होगा। ये फूड चेन में आपको देखने को मिलेगा, ग्रेजिंग फूड चेन में, ठीक है। डू यू नो देयर इज सच लिमिटेशन ऑफ डेट्रस फूड चेन? हाँ, बिल्कुल लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डेट्रस फूड चेन है उसके अंदर क्या होगा, जो डेड मैटर है, ठीक है, जो डेट्रस है वही एज अ रॉ मटेरियल काम करेगा, वही यहाँ पे क्या करेगा,
यहाँ पे एनर्जी कंडक्शन कराएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं GFC की, मिस ग्रेडिंग फूड चेन की, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर होगा, देन उसको खाने वाला पहला प्राइमरी कंज्यूमर होगा हर्बीवोर्स, फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज प्राइमरी कार्निवोर होगा, देन आएगा टर्शरी कंज्यूमर या टॉप बोल सकते हैं यहाँ पे कंज्यूमर आएगा दैट इज हमारा टॉप कार्निवोर्स आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सन है, सन से प्लांट ने क्या लिया, एनर्जी लिया। हम जानते हैं कि 2 to 10% क्या लेते हैं, पार का ये एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होगा, हमारा प्लांट होगा, जो क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में खाना बना रहा है। ठीक है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। देन इस प्लांट को कौन खा रहा है, कोई इंसेक्ट खा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी, यहाँ पे बोल सकते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल या प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोर्स, इंसेक्ट खा रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10% एनर्जी ही प्लांट की किसको मिलेगा, इस हर्बीवोर्स को मिलेगा। फिर इस हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है, इस इंसेक्ट को एक बर्ड खा रही है, वो कौन है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे है। ठीक है, या सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर बोलेंगे, सिर्फ इसका 10% एनर्जी इस बर्ड को मिलेगा। फिर ये जो बर्ड है, ठीक है, इस बर्ड को कौन खा रहा है, यहाँ पे ईगल खा रहा है। ठीक है, वल्चर खा रहा है। तो बोल सकते हैं जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है इसे टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं या टॉप कार्निवोर बोलेंगे। यहाँ पे 10% ही एनर्जी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट अगर मर गया, खत्म हो गया, प्लांट सूख गया, तो यहाँ पे DFC गया, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट उसको खाएं, तो यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस होती है इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 10% ही एनर्जी अपने हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। अगर यहाँ पे सबसे नीचे जो होगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारे प्लांट है, खाना बना रहे हैं, तो जो हर्बीवोर्स है उनमें 10% जाएगा। हर्बीवोर्स को खाने वाले जो यहाँ पे हमारे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे बैठे हुए हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, उनके पास ही 10% एनर्जी जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिए, स्टैंडिंग स्टेट। यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट का इंपॉर्टेंट लिखना है कि जो स्टैंडिंग स्टेट होते हैं, इसका डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन एन एरिया एट अ गिवन टाइम। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप में क्या होगा कि यहाँ पे जो टोटल बायोमास है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे किसी एक समय पे देखा जा रहा है, उसे स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। लेकिन जो स्टैंडिंग स्टेट है, फर्क है दोनों में। एक स्टैंडिंग क्रॉप है जिसका मतलब कि हर एक ट्रॉपिक लेवल के पास, उसके पास खुद का अपना लिविंग बायोमास है, या फिर लिविंग हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, किसी गिवन टाइम में। अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग स्टेट की, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है किसी भी एरिया में, ठीक है, किसी गिवन टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था ये कि याद रखिएगा, जो प्रोड्यूसर होते हैं हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आएंगे, जो प्रोड्यूसर को खाएंगे दैट इज हर्बीवोर्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे जो कि कार्निवोर्स होंगे, जो किसको खाएंगे, हर्बीवोर्स को खाएंगे। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे हमारे टर्शरी कंज्यूमर आएंगे जो कि टॉप कार्निवोर्स होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो प्लांट है उसको 100% सनलाइट नहीं चाहिए, उसको 50% से भी कम सनलाइट की रेडिएशन आ रही है तब भी खाना बना लेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, जो कि 50% से भी कम है। इतने में ही प्लांट खुद से खाना बना लेगा। लेकिन प्लांट जो है पार का भी, मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का भी 2 से 10% ही यहाँ पे क्या करता है, रेडिएशन को कन्वर्ट करता है किसमें, अपने केमिकल एनर्जी में। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं, उनको कौन खाएगा, हर्बीवोर्स। तो केवल 10% एनर्जी जाएगी, बाकी 90% लॉस्ट हीट के फॉर्म में। फिर जो हर्बीवोर्स को खाएंगे कार्निवोर्स, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे बैठे उनके अंदर भी 10% जाएगा। फिर इस कार्निवोर्स को खाएंगे कौन, टॉप कार्निवोर, जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे बैठे उनके अंदर भी 10% एनर्जी इस तरीके से फ्लो होता हुआ जाएगा। और हर हायर ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है अपने से लोअर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड, फॉर एनर्जी। ठीक है, और जो लोअर ट्रॉपिक लेवल के लोग हैं सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी अपने हायर ट्रॉपिक लेवल को देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टैंडिंग क्रॉप इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि किसी भी गिवन टाइम में किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे उसका खुद का अपना जो लिविंग मास है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसी को हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। उसका मेजरमेंट 2 तरीके से होता है, या तो काउंटिंग कर लीजिए नंबर के फॉर्म में, या तो बायोमास को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फ्रेश वेट हो गया, ड्राई वेट हो गया। फ्रेश वेट में क्या होता है, पानी वगैरह आएगा। ड्राई वेट सबसे ज़्यादा मोर एक्यूरेट इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, पानी को निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो ला है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 10% ला, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट
या इसको बोल सकते हैं लिंडमैन लॉ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी को बोलते हैं, कि जहाँ पे सन से सिर्फ 2 to 10% की जो पावर है, मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, सिर्फ उसमें का 2 से 10% कौन लेता है, प्लांट लेता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है जो खाना बनाएगा प्रोड्यूसर, इनको जो खाएगा। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन बैठा हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज हर्बीवोर्स, उसमें 10% एनर्जी जाएगा। देन थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन बैठा हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर्स है, उसके अंदर 10% एनर्जी आएगा। देन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे बैठा हुआ जो हमारा टर्सरी कंज्यूमर है, वो टॉप कार्निवोर्स, उसके अंदर 10% एनर्जी जाएगा। बाकी 90% एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ हीट निकल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं DFC की, जो डेट्रस फूड चेन है, ठीक है, ये मेन कंडक्शन कहाँ कराता है, हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है। इसलिए जो रॉ मटेरियल वो कौन है, डेट्रस है, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, चाहे प्लांट का, एनिमल का, इवन ह्यूमन का, वही क्या करता है, एज ए सर्व करता है रॉ मटेरियल, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे GFC ग्रेजिंग फूड चेन ही क्या होता है, मेन कंडक्शन कराता है एनर्जी का। बाकी हम लोग कल इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड को पढ़ेंगे, साथ में समरी, ठीक है। किसी भी लाइन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।